हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आय और रोजगार चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बचत फलन। तो सारे बच्चों को मैं बता देता हूं, इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, जिसके अंदर मैं समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उपभोग फलन आपको पढ़ा चुका हूं। आज इस चैप्टर के ऊपर 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बचत फलन के बारे में सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक समझाने वाला हूं। कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बन जाते हैं, जैसे 1-1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे बन जाता है। तो आइए जरा समझते हैं कि सबसे पहले ये बचत फलन होता क्या है। देखो बच्चों, बचत फलन को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कभी भी जो बात होती है वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होती। यानी कि ना एक फर्म के बिहाफ पर हम बात करते हैं, ना एक कंपनी के बिहाफ पर बात करते हैं, ना एक व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बचत पढ़ने वाले हैं वो किसी व्यक्तिगत बचत के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ना ही किसी कंपनी का बचत पढ़ने वाले, ना किसी फर्म की बचत के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ जो हम बचत पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समग्र बचत। समग्र बचत का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की जो बचत है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है बचत फलन, इसी को हम बचत प्रवृत्ति भी कह देते हैं। तो 2 नाम है इसके, या तो आप बचत फलन बोल लो या फिर बचत प्रवृत्ति बोल लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ में कहा जाता है कि आय और बचत में फलनात्मक संबंध। फलनात्मक संबंध का मतलब होता है कि इनमें ना एक मैथमेटिकल रिलेशन पाया जाता है, यानी कि फंक्शनल रिलेशन पाया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जैसे आय बढ़ती है, जैसे एक मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। मान के चलो कि अगर मैं कम पैसे कमाता हूं तो मेरी बचत भी कहीं ना कहीं कम होगी, लेकिन अगर मेरी आय बढ़ जाती है, यानी कि मैं कमाना ज्यादा स्टार्ट कर देता हूं, यानी मेरी अर्निंग ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरा बचत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों, बिल्कुल यही चीज अप्लाई होती है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब आय का स्तर बढ़ता है, यानी कि जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो बचत का स्तर है लोगों का, वो भी क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि आय और बचत में एक संबंध होता है। यानी कैसा संबंध, फलनात्मक। फलनात्मक मतलब होता है मैथमेटिकल रिलेशन पाया जाता है। यानी कि आय बढ़ेगा तो बचत के नंबर में भी क्या देखने के लिए मिलेगा, बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में वर्ड याद रखना है, फलनात्मक। ठीक है, अब सारे बच्चे समझ लेते हैं सूत्र को। देखो, बचत का सूत्र बहुत सिंपल है। आय में से आप उपभोग को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और 10,000 में से मैं कितने रुपए खर्च कर देता हूं, 8,000 रुपए खर्च कर देता हूं, तो बताओ मैं बचत कितना कर पाता हूं। 10,000 कमाता हूं, 8,000 खर्च कर देता हूं, तो 2,000 रुपए की मैं क्या कर लेता हूं, बचत कर लेता हूं। इसी के ये बचत का फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाता है। देखो, आय में से हम उपभोग को माइनस कर देते हैं। देखो, यहां पर बचत को हम एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का वीडियो में क्योंकि शूट कर रहा हूं तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, बचत को हम सेविंग यानी कि एस से दिखाते हैं, और आय को वाई से दिखाते हैं, और उपभोग को सी से दिखाते हैं। तो जितना कमाया उसमें से जितना हमने खर्च कर दिया माइनस कर देते हैं, तो जो पैसा बच जाता है वो अर्थव्यवस्था का बचत होता है। अब इस वाले फॉर्मूले को भी हम एक बार समझेंगे जब हम नीचे शेड्यूल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, इसे मैं नीचे समझाऊंगा। 3rd नंबर पे समझने वाले हैं बच्चों हम इसकी तालिका। ठीक है, तालिका को सारे बच्चे ध्यान से समझना, क्योंकि तालिका से ही यहां पर रेखा चित्र भी जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझना है तालिका को। ठीक है, यहां पर तालिका के अंदर एक बात सबसे पहले तो याद रखनी कि यहां पर हमने जितने भी अमाउंट लिए हैं ये सारे अमाउंट करोड़ के, क्योंकि पूरे देश की बात हो रही है। और यहां पर जो अमाउंट है, अब ऐसा नहीं कि ये तालिका बिल्कुल फिक्स है, हमें ऐसे ही तालिका बनानी है। इस तालिका में चेंज भी हो सकता है, अब अपनी मर्जी से नंबर को घटा बढ़ा भी सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नहीं है। देखो, सबसे पहले अर्थव्यवस्था में आय 0 है और खर्चा कितना है यहाँ पर 30। तो ये मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि अर्थव्यवस्था में आय 0 होने पर भी उपभोग 0 नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उसी तरीके से मान के चलो मैं बिल्कुल भी नहीं कमा रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अगर मैं बिल्कुल भी नहीं कमा रहा तो भी मेरा खर्चा कुछ ना कुछ होगा, और इस खर्चे को हम स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं। यही चीज हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी लागू होता है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? आय 0 होने पर भी उपभोग 0 नहीं होता।
उसके बाद देखो आय है, फिर उसके बाद उपभोग भी उतना ही है, फिर उसके बाद आय हमने बढ़ाते चले गए 100 करोड़, और उसके बाद धीरे धीरे हमने उपभोग को भी बढ़ाया है। देखो जब आप शेड्यूल बनाओगे ना, तो मैं ऐसे कहता हूं कि आप ऐसे याद रख लो कि एक स्थिति आपको ऐसी लेनी है, एक स्थिति आपको ऐसी लेनी है जहां पर आपकी जो आय है वो कैसी है, कम है, और उपभोग कैसा है, ज्यादा है। एक स्थिति आप ऐसी ले लो जहां पर आय और उपभोग कैसे हो, बराबर, और उसके बाद स्थिति ऐसी ले लो जिसमें आपकी आय ज्यादा हो और उपभोग क्या हो, कम हो। इस तरीके से आप जो है अपनी तालिका को पूरी कर सकते हो। यहां पर 170 की जगह आप 180 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 240 की जगह आप 280 लिख सकते हो, 230 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये 3 स्टेज अगर फॉलो करोगे तो आपकी तालिका ठीक ठाक बन जाएगी। अब आ जाते हैं हम बचत पे। देखो 0 रुपए अर्थव्यवस्था के अंदर कमाई है और 30 करोड़ रुपए की क्या है, खर्च है। तो बताइए बचत कितनी आएगी? बचत का फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी, 0 माइनस 30, माइनस 30 आ गया, ठीक है। यहां पर 100 माइनस 100 कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर 200 माइनस 170, 30 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 300 माइनस 240, 60 आ गया। यहाँ पे 400 माइनस 310 कितना आ गया, 90 आ गया। अगर बच्चों आप गौर करोगे तो यहाँ पर बचत 3 तरीके से है। एक बचत ऋणात्मक भी है, उसके बाद बचत शून्य भी है, और उसके बाद बचत धनात्मक भी है। तो बचत के भी 3 स्टेज होते हैं बच्चों। बचत की भी कितनी स्टेज होती है, 3। पहला बचत ऋणात्मक भी हो सकता है, बचत शून्य भी हो सकता है, और बचत धनात्मक भी हो सकता है। अच्छा, बचत ऋणात्मक कब होता है? जब हमारी आय कम और उपभोग ज्यादा होता है। हमारा बचत शून्य कब होता है? जब आय और उपभोग दोनों बराबर होता है। और हमारा बचत धनात्मक कब होता है? जब आय ज्यादा होती है और बचत कम होता है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहां से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। अब देखना, सारे बच्चे याद रखेंगे, जब हम स्वायत्त उपभोग करते हैं, ये वाली स्थिति आप देखो कितनी कैसी स्थिति है। जब हम स्वायत्त उपभोग करते हैं, यानी स्वायत्त उपभोग कब? जब हमारी आय शून्य होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं आय कम होती है और उपभोग ज्यादा होती है, तो वो स्वायत्त उपभोग की स्थिति। जब हम स्वायत्त उपभोग करते हैं तो जो हमारा बचत होता है वो ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ये बात ध्यान रख लेना, पूछा जाता है कई बार बचत ऋणात्मक किस स्थिति में होता है, तो हम बोलेंगे जिस स्थिति में स्वायत्त उपभोग पाया जाता है उस स्थिति में बचत हमारा ऋणात्मक होता है। पूछा जाएगा बचत शून्य कब होता है, तो जब आय और उपभोग बराबर होता है। पूछा जाता है बचत धनात्मक कब होता है, जब आय ज्यादा और उपभोग कम होता है, ठीक है। अगले नंबर पे हमें समझना है इसका रेखा चित्र, ठीक है। जैसे हमने इसकी तालिका को समझा तो उसी तरीके से हमें इसके रेखा चित्र को भी समझना है। तो 4th नंबर पे हम समझने वाले हैं इस टॉपिक का बचत फलन का रेखा चित्र। देखो बचत फलन के रेखा चित्र को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक बचत वक्र बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है आय, ये वाई जो है ये आय को दर्शाता है, और ये जो एस है ये किसको दर्शाता है बच्चों, बचत को दर्शाता है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एक्स एक्सिस पे आप लोग आय को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग बचत को दिखाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बचत वक्र बनाना है जो कि 0 से स्टार्ट नहीं है, धनात्मक से स्टार्ट नहीं है, याद रखना ऋणात्मक। फिर से समझना, बचत वक्र जो होता है वो धनात्मक से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ऋणात्मक से स्टार्ट होगा। जरा आप चेक करो शेड्यूल के अंदर जो बचत होता है वो ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए मैंने बचत वक्र को ऋणात्मक से स्टार्ट करा है। चेक करो ये बचत वक्र, ये जो स्थिति है ये वाली, यानी इतना जो बचत है ये ऋणात्मक है। और ये कैसी स्थिति है, यहां पर आय कैसी होती है, कम, और उपभोग ज्यादा, इसीलिए इसको हम बचत को ऋणात्मक बचत भी कहते हैं। ऋणात्मक बचत मतलब, ऋणात्मक बचत कब आता है, जब स्वायत्त उपभोग की स्थिति होती है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? आप बताएं, ये सारे इतनी बात आपको तो क्लियर हो गई होगी सारे बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले बिंदु पर। यहां पर आप चेक करो, यहां पर ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमारा y और c दोनों कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि यहां पर हमारा बचत कितना है, 0। और जब बचत 0 होता है, चेक कर सकते हो आप, जब बचत 0 होता है तो आय और उपभोग दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर पूछा जाए समता बिंदु पर बचत कितना होता है, तो 0 होता है। समता बिंदु क्या होता है, जहां पर आय और उपभोग दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद आप ऊपर चले, जैसे आपने 2 कंडीशन समझी, हमने ये कंडीशन समझ ली इतनी, फिर उसके बाद ये बिंदु समझ लिया। अब ऊपर की बात समझते हैं, इससे ऊपर वाली जो रेखा है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये ऊपर की जो रेखा है ये क्या दर्शाती है, ऊपर की रेखा आपको दर्शाती है कि y ज्यादा है, यानी कि आय ज्यादा है, उपभोग कम है, तभी तो बचत धनात्मक है। बचत धनात्मक कब होगा, खुद समझो, बचत धनात्मक कब होगा, जब आय ज्यादा होगी और उपभोग कम होगा।
तो ये जो ऊपर की रेखा ये दर्शाती है कि आय ज्यादा और उपभोग कम है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है, तो ये आपने सारी कंडीशंस यहाँ की समझ ली है। उसके बाद अगर हम इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ करें तो आपको मैं समझाता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, -c, यानी ये क्या दर्शाता है, ऋणात्मक बचत को दर्शाता है, ऋणात्मक बचत। देखो ऋणात्मक बचत। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है, और हमारा धीरे धीरे बचत भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यानी आय बढ़ने पर अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये वाला है -s, और ये जो सिचुएशन होती है, ये वाली जो स्थिति है, इसी को कहते हैं 1 - by। अब 1 - b का मतलब क्या है, यहां पर 1 - b का मतलब है MPS, ऐसे भी लिख सकते हो, MPS × में y। बताओ क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ये फॉर्मूला यहीं से निकलता है, शेड्यूल के अंदर से। अगर इसको देखें तो ये -s यानी कि -c बार हो गया, इसी को कहते हैं। और ये जो स्थिति है इसे कहते हैं MPS × में y, यानी 1 - b × में y। 1 - b × में y, b मतलब होता है MPC। अगर MPC 1 में से MPC को घटाते हैं तो आपको ही पता है MPS बचता है, MPS × में y करते हैं तो हमारी ये वाली स्थिति। तो हमने इसे शेड्यूल की मदद से भी इस फॉर्मूले को समझ लिया। ठीक है, अगर आप यहां पर इस चीज को समझना चाहते हो तो देखो यहां पर ऋणात्मक है, आपका उपभोग कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि सेविंग कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक है, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर की स्थिति क्या है, 1 - b, डेल्टा y और डेल्टा s, इससे निकलता है 1 - b। जो डेल्टा s और डेल्टा y होता है इससे क्या निकलता है, -b, और -b × में y करते हैं तो ये ऊपर का जो एरिया है ये हमें मिल जाता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बचत फलन के प्रकार। बचत फलन के 2 प्रकार होते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति जिसे APS कहते हैं, और दूसरा होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसे हम लोग MPS कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उपभोग फलन के होते हैं। तो उपभोग फलन के भी 2 प्रकार थे, आपको पता है, एक था APC और दूसरा था MPC। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बचत फलन के भी 2 प्रकार है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं औसत बचत प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। आय और बचत के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम औसत बचत कह देते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति कह देते हैं, यानी कि APS कह देते हैं। मान लो कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है और 2,000 रुपये बचा लेता है, यानी कि 10,000 कमाया, 2,000 रुपये बचाया, तो उसका क्या निकलेगा, 2,000 रुपये बचाया यानी कि सेविंग है, और कमाया कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आ गया 2, 1 और 5, ये इसका रेशो आ गया। बात समझ में, इसे डिवाइड करके हम उसे प्रॉपर निकाल भी सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, APS का सूत्र है S/y, यानी बचत अपॉन में बचत बटे में आय। तालिका समझ लेते हैं, APS की छोटी सी तालिका मैंने यहाँ पर बनाई है। देखो इनकम मैंने बस इमेजिनरी तालिका जो है एक तरीके से क्रिएट की है। यहाँ पर हमारा जो समग्र आय है वो 0 है, फिर 50 करोड़ हो गया, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़। ठीक है, सीधा मैं बचत को लिख रहा हूँ। आपको पता है बचत के 3 स्टेज होते हैं, एक बचत नेगेटिव भी हो सकता है, बचत शून्य भी हो सकता है, और बचत धनात्मक भी हो सकता है। बता रखा है मैंने कि कब ऋणात्मक होगा, कब जो है शून्य होगा, और कब धनात्मक होगा। APS का फॉर्मूला क्या है, S/y। तो चेक कर सकते हो आप, देखो S क्या है यहाँ पर -50 और y कितना है 0। तो किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि APS इन्फिनिटी हो सकता है। क्वेश्चन आ जाता है APS इन्फिनिटी हो सकता है। दूसरा, अब यहाँ पर S कितना है -25 और y कितना है 50, डिवाइड करा। APS ऋणात्मक भी हो सकता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, APS ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि APS इन्फिनिटी भी हो सकता है, APS ऋणात्मक यानी APS 1 से कम हो सकता है। तो चेक करो, मैंने यहाँ लिखा है APS 1 से कम हो सकता है। क्लियर है सारे बच्चों को, यानी कि APS ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो APS कितना है, यहाँ पर S 0 है और y हमारा कितना है 100, 0, यानी APS शून्य भी हो सकता है। APS शून्य कब होता है, जब हमारी बचत भी शून्य होती है, यानी APS आप लिख सकते हो यहाँ पर APS शून्य के बराबर भी हो सकता है। यहाँ देखें आप लोग, बचत कितना है 50 और आय कितना है 200, 50 बटे में 200 0.25, और यहाँ पर आ गया हमारा बचत कितना है 100 और हमारी आय कितनी है 300। ये हमने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लिया है। देखो जनरली होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है बचत भी हमारा क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद APS जो होता है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। APS का मूल्य बच्चों कभी भी 1 नहीं हो सकता। देखो APS 1 कब आएगा, आप ध्यान से समझना, APS 1 कब आएगा। मान के चलो अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, ये मेरी आय है,
और मैं बचत भी कितना कर लेता हूँ, 10,000 रुपये कर लेता हूँ। क्या ये संभव है कि मैं जितना कमाऊंगा उतने का उतना मैं बचा लूँ? अर्थव्यवस्था में ऐसा संभव ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था में जितनी राष्ट्रीय आय हो सारा का सारा बचा लिया जाए, ये संभव नहीं है। और ऐसा करने पर ही, जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 10,000 बटे में 10,000, आप चेक करो, तभी हमारा आंसर कितना आएगा, 1। और ऐसा कभी संभव है ही नहीं, इसलिए एपीएस कभी भी हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, एपीएस कभी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। एपीएस 1 से ज्यादा कब आएगा, जब तुम कमाओगे कम और बचाओगे ज्यादा। क्या यह संभव है, हम कम कमाएंगे और ज्यादा बचा पाएंगे? ऐसा भी अर्थव्यवस्था के अंदर संभव नहीं है। अच्छा, एपीएस आय बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ता है और फिर एपीएस का मूल्य भी एक स्तर के बाद क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो याद रखना, एपीएस आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ना शुरू कर देती है और एपीएस का मूल्य कभी भी, एपीएस का मूल्य 0 हो सकता है। ये बात भी मैंने आपको बता दी, एपीएस का मूल्य 0 हो सकती है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए इनके पीछे का लॉजिक, ठीक है। उसके बाद हम एक रेखा चित्र समझ लेते हैं। एपीएस का रेखा चित्र मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपल एपीएस का रेखा चित्र को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है बचत वक्र आपके सामने बनाया हुआ है। अब बचत वक्र बनाया हुआ है, मैं एक पॉइंट पर बचत करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ पी बिंदु पर मैं क्या कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ। आप यहाँ से नीचे जाओगे तो देखोगे ये बी बिंदु दे दिया मैंने, और यहाँ से सामने जाएंगे तो ये मैंने ए नाम दे दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एपीएस निकालना चाहता हूँ तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन में वाई। चेक करो एस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेविंग कितनी है, चेक करो, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक। अच्छा, यहाँ पर आय कितनी है, यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हो आय कितनी है, ये आय वाला है, यहाँ 0 से लेकर बी तक, यानी ओ से लेकर बी भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ये हमने रेखा चित्र से आपको क्या समझाया, एपीएस समझाया। अब दूसरी तरफ हम समझ लेते हैं एमपीएस का मतलब क्या होता है। देखो, एमपीएस में कह रहा है आय में परिवर्तन होने पर, यानी कि आय में परिवर्तन हो जाए, यानी आय बढ़ जाए या आय कम हो जाए। आय में परिवर्तन होने पर बचत में परिवर्तन के अनुपात को एमपीएस कहा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। वाई और एस, मान के चलो मैं 10,000 रुपए कमाता था तो मैं 2,000 रुपए बचा लेता था। अब मैं 15,000 रुपए कमाने लगा हूं तो मैं 3,000 रुपए बचाने लगा हूं। ध्यान से समझना, अगर मुझे यहां पर बोला जाए कि एमपीएस निकाल के दिखाओ तो एमपीएस का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब बचत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1,000 का परिवर्तन हो रहा है। आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, 5,000 का परिवर्तन हो रहा है। अनुपात कितना आ गया, 1:5। इसे आप चाहे तो भाग करके 1/5 भाग करके भी पूरा लिख सकते हो। इसे हम लोग एमपीएस कह देते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी तरह से एक इमेज छोटा सा जो शेड्यूल क्रिएट करा है। आप देखो, आय मैंने बनाया, सेम मैंने वही वाला डाटा उठाकर यहाँ पर बचत मैंने लिख दिया। अब मैं निकालता हूँ डेल्टा एस, क्योंकि एमपीएस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना सभी बच्चे, देखो अब डेल्टा एस निकालते हैं। डेल्टा एस कैसे निकलेगा, इससे ऊपर का नंबर मुझे नहीं पता इसलिए मैंने डैश लगा दिया। अब मैं करता हूं -25 -50, देखो -25 माइनस और फिर -50 आ गया, फॉर्मूले वाला ये माइनस है, -50, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, -25 और +50, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा +25। चेक करो, मैंने +25 लिखा है। अच्छा, 0 -25 कितना आ गया, 25 आ गया। 50 में से 0 गए तो 50 आ गया, 100 में से 50 गए तो 50 आ गया। तो डेल्टा एस आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एस हमने कैसे निकाला। वाई देखो, इससे ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं तो डैश मैंने लगाया। 50 में से 0 गया तो 50 लिखा, 100 में से 50 गया तो 50 लिखा, 200 में से 100 गया तो 100 लिखा, 300 में से 200 तो यहाँ पर हमने 100 लिखा। आपको डेल्टा एस समझ में आ गया होगा, आपको डेल्टा वाई भी समझ में आ गया होगा। अब हम एमपीएस निकाल देते हैं, सिंपल सा, डेल्टा एस 25/50 0.25 आ गया, आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 25/50 0.5, 50/100 आ गया 0.5, 50/100 आ गया 0.5। अब देखो, ये तो हमने नंबर कुछ ऐसे लिए कि बिल्कुल सिमिलर आ गया, अदरवाइज थोड़ा अलग अलग भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमारे को याद रखनी है। तो ये हमने एमपीएस निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा एमपीएस के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी गई है, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये बात हम समझ लेते हैं। देखो, एमपीएस का मूल्य हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, एमपीएस का मूल्य 0 और 1 के बीच में होता है।
एमपीएस का मूल्य 0 हो सकता है, ध्यान से समझना सारे बच्चे। एमपीएस का मूल्य 0 कब होता है? जब बढ़ी हुई आय का कुछ भी पैसा बचाया ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बच्चों समझाता हूं, यहां पर ही समझा देता हूं। अगर बढ़ी हुई आय का कुछ भी पैसा ना बचाया जाए, मान के चलो मैं 10,000 कमाता था, अब 15,000 कमाने लग गया, ठीक है, और मेरा जो बचत था वो पहले भी 2,000 रुपये था और अब भी मेरा बचत कितना है? 2,000 रुपये। तो आप यहाँ पर एमपीसी निकालोगे तो क्या निकलेगा? ध्यान से समझना, यहाँ पर आप एमपीसी निकालोगे तो आपका एमपीएस निकालोगे तो आपका एमपीएस क्या निकलेगा? डेल्टा एस कितना है? 0, और डेल्टा वाई कितना है हमारा? 5,000। कितना आ गया? 0। चेक कर लो। एमपीएस का मूल्य 0 कब आएगा? एमपीएस का मूल्य 0 कब आएगा? जब आप बढ़ी हुई आय का एक भी पैसा ना बचाओ। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एमपीएस का मूल्य 0 कब होता है? एमपीएस का मूल्य 0 तब होता है जब बढ़ी हुई आय का बिल्कुल भी पैसा ना बचाया जाए। अच्छा, एमपीएस का मूल्य 1 भी हो सकता है। एमपीएस का मूल्य 1 कब होता है? जब बढ़ी हुई आय का पूरा पैसा बचा लिया जाए। यहीं पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी आय कितनी बढ़ी? 5,000, और अगर मेरा बचत भी 5,000 बढ़ जाए, यानी कि बढ़कर कितना हो जाए? 7,000। 5,000 बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पर एमपीसी आप निकाल सकते हो कितना, सॉरी एमपीएस, बार बार मैं एमपीसी बोल दे रहा हूँ। एमपीएस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस कितना है? 5,000, और डेल्टा वाई यहाँ पर कितना हो गया? 5,000। तो काट कर कितना आ गया? 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीएस 1 के बराबर कब आता है? एमपीएस 1 के बराबर तब आता है जब बढ़ी हुई आय का सारा पैसा बचा लिया जाता है। बढ़ी हुई आय कितनी थी? 5,000, और सारा का सारा पैसा बचा लिया। देखो बचत में भी 5,000 की वृद्धि हो गई। क्लियर है? एमपीएस का मूल्य बच्चों कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपकी जितनी आय बढ़ेगी, क्या आप उससे ज्यादा पैसा बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। तो इसीलिए एमपीएस का मूल्य कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है, ये बातें हमें ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी बात, रेखा चित्र यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद छोटी सी बात हम और समझेंगे। रेखा चित्र के अंदर आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही रेखा चित्र आपको बनाना है। देखो क्या करा हमने, यहाँ पर y है, यहाँ पर s है, एक हमने रेखा चित्र बनाया, ये हमारा बचत वक्र है, ठीक है। बचत वक्र हमने इस तरीके से बना दिया। एक पॉइंट लिया P पर हमारा जो y था वो कितना था? O से लेके B, क्योंकि यहाँ पर I है, I O से B था, और यहाँ पर बचत जो था वो कितना था? O से लेकर A। अब हमने क्या करा, हमने जो है आय को बढ़ाया। आय को कितना बढ़ाया? ध्यान से समझो, आय को हमने बढ़ाया B से लेकर M। अब लिख रहे हैं यहाँ पर एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई। वाई कितना बढ़ाया आपने? B से लेकर M। तो देखो डेल्टा वाई के सामने लिखा B से लेकर M। देखो जैसे ही आपने y को बढ़ाया, यानी कि आय को बढ़ाया, आय को बढ़ाते ही आपका बचत भी क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? A से लेकर N। मैंने लिख दिया यहाँ पर A से लेकर N, बचत बढ़ गया A से लेकर N। तो ये रेखा चित्र भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज और भी ध्यान रखनी है सारे बच्चों को, एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध होता है। बच्चों एमपीसी और एमपीएस को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर आता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई जब हमारी आय बढ़ती है तो बढ़ी हुई आय को या तो बंदा खर्च कर देता है या फिर बचा लेता है। इसलिए जब दोनों को जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर आता है, उसका जो अनुपात है 1 के बराबर आता है। सेम यही रिलेशन यहाँ पर भी है। एपीसी और एपीएस में क्या संबंध है? एपीसी और एपीएस जोड़कर 1 के बराबर आता है, क्योंकि बंदे की जितनी भी आय होती है या तो वो उसे खर्च करता है या फिर वो उसे बचाता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो उसका अनुपात 1 के बराबर आ जाता है।